अपने आप भी तो ऑटोमेटिक कराना पड़ेगा या फिर वो बाय डिफॉल्ट तो लूप डिसेबल भी होता है, इनेबल भी होता है। जैसे फर्मवेयर आप डालोगे बाय डिफॉल्ट वैसे वो इनेबल होगा और सब पे ऑटोमेटिक तो होता है कि लूप चलेगा तो ऑटोमेटिक निकलेगा। मैनुअल कराना पड़ता है आप हमारे पास मेल करोगे या सपोर्टिंग को कॉल करोगे तो वहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन से करा सकते हैं। रेंज की भी दिक्कत आती है कुछ टाइम बाद। अच्छा वाईफाई की कुछ रेंज इसकी बढ़ जाती है, कट तो नहीं जाती। हाँ ऐसा कुछ है नहीं। बाकी मेनली जो वाईफाई का एंटीना काम करता है ये इंटरफेरेंस पर काम करता है। सपोज करो इस रूम में हमारे पास एसी लगे हुए, फैन लगे हुए, प्रोजेक्टर लगा रखा है, लैपटॉप्स लगा रखे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ठीक है। या इस रूम में कोई दूसरा वाईफाई लगाया होगा, मैग्नेटिक फील्ड के बिना भी ऐसे कई बार देखा है। वो हो सकता है। वो जैसे आप बता रहे हो वो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। उसमें बैंड्स होते हैं, वाईफाई के चैनल भी चेंज करके देख सकते हैं। तो अपने वाईफाई की बैंड चेंज करके देख सकते हैं, चैनल बैंड भी चेंज करके देख सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। वाईफाई जिसमें आता है वर्ल्ड वाइड की एसआई वो 4-5 लिखे होते हैं, वो क्या चीज़ है? वो सर एक्चुअली में क्या आपने देखा होगा वो रीजन वाइज होते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि जापान अलग अलग कंट्रीज की तो मेनली वो यही है कि मतलब कि रिकमेंड कर रहे हैं कि अपने लिए अपनी कंट्री के लिए हम या तो इंडिया का वहाँ पे इंडिया का नहीं ना वो चीज़ नहीं बता रहा नहीं। वाईफाई उसमें वो लिखा था कि मुझे याद नहीं कि एसआई वर्ल्ड वाइड 4-5 वाईफाई की सेटिंग्स भी हाँ वर्ल्ड वाइड मतलब कहीं पे भी आप किसी भी इस वाली सेटिंग्स को यूज कर सकते हो। मेनली हम वर्ल्ड वाइड वाला या ETSI वाला जो वो यूज करते हैं। तो अदर चीजें वो हम यूज नहीं करते। इनका मतलब क्या? इनमें से बैंडविड्थ की ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें इम्प्लीमेंट होती रहे, अभी हो ही नहीं होती। हमारी वारंटी में भी 1-2 फीचर ऐसे हैं, आपने अगर चेक करा होगा कि अभी वो उन पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, वो पूरी तरीके से नहीं हुआ, काम चल रहा है। कई तरह जैसे IPv6 का ऑप्शन दिया हुआ है, कस्टमर यूज नहीं कर रहे ना, लेकिन ऑप्शन है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पहले से ही दी गई है। इन फ्यूचर को भाई आगे का ये चीजें हमारे लिए यूजफुल होंगी, तो वो पहले से ही वो सारी चीजें आईफोन मांगता है खाली IPv6 को, वो सपोर्ट करता है ना कि फ्यूचर वो अलग चीज बता रहे हो। और फिर 5G की सपोर्ट की बता रहे हो। IPv6 ऐसा नहीं है आईफोन ही करता है। IPv6 की टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में पूरी तरीके से नहीं स्टार्ट है। 1-2 ISPs कर भी रही हैं बट अभी तरीके से IPv6 कहाँ यूज होगा? IPv6 कहाँ यूज होगा? IPv4 जो है, IPv4 में हम न्यूमेरिक डिजिट लेके IP रखते हैं 255 इस सीरीज की हमारी IP रेंज है, ठीक है। तो IPv6 क्यों लेकर आए? IPv6 की जरूरत क्यों? क्योंकि IPv6 आपने देखा होगा ये 4 डिजिट कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर अल्फाबेटिक भी हैं। आप देखोगे तो हेक्साडेसिमल वाली कोडिंग होती है ना, इसमें IPs बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। मेन सिंपल चीज ये है, IP को बढ़ाने के लिए ये चीज टेक्नोलॉजी यूज की गई कि IP तो लिमिटेशन है ना, IP तो एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे। अगर स्टैटिक IPs में हम यूज करेंगे तो IP तो खत्म हो जाएंगे इस टाइम पे, तो इसीलिए IPv6 की आप क्वालिटी पे जितनी भी क्रिएट की हुई है वो चीज देख सकते हो। नहीं वो तो खैर देख लेता है, यूज और की है यूज तो आप उसमें वही देख सकते हो। हमने कहीं पे टैग की जो हमने कहीं पे टैग ही नहीं की हुई तो वो यूज ही नहीं हो रही। जब मैं अपने कॉन्फ़िगरेशन में ये चेक कर लूँगा कि जो मेरी वेरिएंस मैंने क्रिएट की हुई है वो मैंने किसी फोन को जैसे कस्टमर को कोई कस्टमर वीडियो मिलियन देखे कभी क्या होता है कि वीडियो में रहता है वो डेटा हमारे पास रहता नहीं तो डुप्लीकेट चली जाती है गलती। तो वो समस्या आती है, यहाँ फोन करना पड़ता है। पहले बताओ कि हमने इन फील्ड क्योंकि हमेशा डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं रहेगा, क्वेरी ना समझ गया। आपकी क्वेरी ये है कि आपके पास कोई डिटेल नहीं है,
आप ये जानना चाह रहे हो कि इस वीलैन पे कोई कस्टमर चल रहा है या नहीं चल रहा। हाँ। वो पता कर सकते ये प्रॉब्लम होती है कि हमें हैं, बहुत वो बार पता कर सकते हैं। हम उससे मैं हमारे पास एक ऑप्शन है, हम उसमें जाके देख सकते हैं कि इस वीलैन के ऊपर मुझे कोई मैक आ रहा है कि मेरा कहीं यूज हो रखा है या नहीं हो रहा। हाँ, उस केस में दिक्कत हो जाएगी कि अगर वो कस्टमर के एंड वो डिवाइस बंद है उसमें और आपने वो वीलैन वहाँ पे यूज किया हुआ है, तो वो डिवाइस तो इनएक्टिव है, चल ही नहीं रहा, तो वहाँ से हमारा डेटा ट्रांसफर रिसीव नहीं हो रहा ना, तो हमारा नेटवर्क पूरा बन नहीं पा रहा, तो उस केस में नहीं होता है। वरना अगर वो डिवाइस ऑनलाइन होगा, चाहे वो आप कस्टमर का नाम भूल जाओ, एड्रेस भूल जाओ, कुछ भूल जाओ, पता अच्छा, एक चीज है, जैसे हर वारंटी के पीछे एक सीरियल नंबर होगा, एक मैप होगा। मैप डाल के हम देख ही लेते हैं कि हम सीरियल नंबर निकाल के देख सकते हैं। हाँ, ये सही है। क्योंकि कभी कभी मैप डिफरेंट हो जाती है। ईफोन जो वर्ल्ड है वो मैं पेज पे रीड करते हैं। ईफोन पे जब आप किसी भी क्लाइंट को फोन पे चेक करोगे ना, तो उसके सामने मैक आईडी है, लेकिन जब आप जी फोन पे देखोगे तो जी फोन पे सीरियल नंबर सेंड है, ठीक है। जी फोन अगर आप यूज करते हो ना, उसमें सीरियल नंबर ऐसे आते हैं, लेकिन वहाँ पे सीरियल नंबर पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सीरियल नंबर को फाइंड करने को रेडियो ट्रांसमीटर बोल दो, रेडियो बोल दो, तो उसके थ्रू आप दे सकते हो। वहाँ पे रिसीवर लगाओगे आप क्वालिटी एंड पे, उसको एक केबल के थ्रू आप किसी भी पोर्ट में लगाओगे। इंटरफेरेंस और उसका दिक्कत नहीं आएगा। वो तो जितना सिग्नल उसको रिसीविंग एंड पे मिलेगा वो उसके ऊपर काम करेगा ना, वो परफॉर्मिंग होगी उन दोनों की कनेक्टिविटी, क्वालिटी को जो उसको इनपुट मिल रहा है उसके ऊपर काम करेगा ना। ये तो आपका लीक जो है ना, जो होप है 1G का मीडियम मान लो मिला इधर, आपने इधर एक रेडियो लगाया, एक आपने एक रेडियो लगाया जो किसी ने आपको ट्रांसमिट करा, आपने जहाँ पर क्वालिटी लगी है उससे हेलो, या कहीं पे भी एक कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाना। उससे आपने अरे अंदर आ जा, या इथरनेट केबल से कैट 6 आ गया चला आपने गया। वो इनपुट लेके वोल्टेज को देख लिया, तो वो तो उसके ऊपर काम बात पड़ेगी ना कि अगर उस पर इतना लॉस होगा सिग्नल का तो वोल्टेज को जाएगा, अगर नहीं होगा तो वोल्टेज नहीं जाएगा। तो सर लगभग अगर कोई बीच में बड़ी बिल्डिंग है तो कितनी दूरी मतलब फासले के लिए सही काम करता है? ये तो अकॉर्डिंग टू जरूरी नहीं है बिल्डिंग ही, आपने उसकी उस चीज पर नहीं एलओएस यदि क्लियर है, एलओएस क्लियर है दी तो कितने किलोमीटर का आता है, और लाइन ऑफ साइट अगर आपका क्लियर है, डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर का भी है, 5 का भी है, 1 से ज्यादा भी होगा, तो उसकी कास्टिंग क्या होगी? कास्टिंग मतलब कोस्ट तो पता चल जाएगी, कोस्ट केवल में इसमें तो अभी टोटल फाइबर पे ही है सर। जैसे मान लो ये घंटा घर पे सारा कोले उखड़ जाएंगे तो फिर कैसे? फिर अंडरग्राउंड आपको देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा सरकार को, अंडरग्राउंड डलेगी फाइबर। कस्टमर की भी तो उखड़ेगी नहीं, कस्टमर को पैसे दोगे वाईफाई से। फाइबर में जो प्रॉब्लम्स अभी आप फेस कर रहे हो वो वायरलेस डिवाइसेस में सारे थोड़ी उसमें इंटरनेट कॉलोनी तक तो जाने के लिए चाहिए। एसएनआर का इशू होता है, सिग्नल बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें भी हैं। अभी जैसे अभी आप वो यूज नहीं कर रहे हो तो वो शायद टेक्नोलॉजी आपको ऐसा नहीं अच्छी नहीं है, सारी टेक्नोलॉजी अच्छी है। आप में से कई लोगों ने बहुत पहले ही फाइबर से पहले ही सब उसी पे चलता था रेडियो में। तो अभी भी 40% टावर रेडियो लिंक पे ही चल रहा है। कई जगह ऐसा है रिमोट लोकेशंस पे जहाँ फाइबर नहीं है, 1G लिंक नहीं है ना। हाँ, उसके लिए तो फिर अभी हमारे पास वैसे प्रोडक्ट तो नहीं है। वायरलेस में ना सर मेनली स्पीड का इशू, प्रोपेज, ये इश्यूज होते हैं। अब फिर उसमें लाइन ऑफ साइट वगैरह सब कुछ क्लियर चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे आपको। हाँ, अच्छा, ऐसा कोई नहीं है आपने यहाँ सपोज करो हमने अपनी वारंटी तो क्वालिटी तो फाइबर से ले ली, अच्छा, और उसके बाद ये जैसे हमारे यहाँ तार रखने जा रहे वो कनेक्शन कुछ ऐसी डिवाइस है कि हमारा क्वालिटी से जो मतलब एंटीना लगा के कुछ एरिया ऐसा हो जाए जो वाईफाई हो जाए तो हम सब करते नहीं हैं। वो तो देखिए अपन ड्रॉप लाइन तो लेते हैं कि वो रेडियो पे लेके और वहाँ पर ड्रॉप ले अभी लेते ऐसे हमारे हैं। अभी हमारे पास वो डिवाइस अभी वो ऐसा कोई नहीं, वो नहीं है। वो तो एसी लगा दो, इधर लगा दो। अब तो एपी लगाना पड़ेगा। एपी की रेंज तो बहुत कम है ना।
वो है, लेकिन सर पहले हमारे आते थे ई20 वगैरह के ओमनी एंटीना के साथ लग जाता था, तो वो करता था कवर। रेडियो वगैरह आप लोगों ने किए होंगे किसी ने, तो उसमें एयर ग्रेड या 60 लाइट मार्केटिंग कनेक्टिविटी होती है, थोड़ी आसपास की रेंज होती है आसपास, तो वही करते थे जो आसपास की चीज़ें हैं वो कनेक्ट कर लेते थे। लेकिन अभी वो है सर छोटा सा इसके बारे में presentation कर लेते हैं। और ये हमारा टाइम डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग, जेम फ्रेम, एटीएम, इंटरनेट, इन सब पे काम करता है। इसमें हम एक फोन बोर्ड पे 64 ONUs ONTs कनेक्ट कर सकते हैं। जीपोन पे 128 तक कर सकते हैं। दोनों की डिस्टेंस जो है वो अभी 20 किलोमीटर तक ही है। इसमें जो इकोन पे अपलिंक है वो 1.25 जी तक है, डाउनलिंक भी 1.25 जी तक है। Sorry, तो 1.25 ही है, कॉन्ट्रैक्टर और डाउनलिंक जो है वो 2.5 जी तक है। इकोन जो है वो 1310 इनपुट से 1490 पे काम करता है। जीपोन जो है आउटपुट 1490 और 1550 भी काम करता है। ये इसका स्टैंडर्ड है, ये IEEE 803 स्टैंडर्ड पे है। ये TG 984 स्टैंडर्ड से है। इकोन में सिक्योरिटी बेस पे अगर हम देखा जाए तो ये लेस सिक्योर है, कम सिक्योर है जीपोन के कंपेयर में। जीपोन मोर सिक्योर है। ये थोड़ा सा इकोन सिंपल भी है और थोड़ा सा लो एक्सपेंसिव है। जीपोन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, एक्सपेंसिव है, बट सिक्योर डिवाइस है। ये दोनों में कॉमनली सिंपल से चेंजेस हैं। जीपोन में आपने देखा होगा बेसिकली कभी भी आप कॉल करते हो आप क्वेरीज होती है कि इसमें प्रोफाइल बनानी पड़ती है, अकाउंट बनाना पड़ता है, जेम फ्रेम बनाना पड़ता है, सर्विस आईडी, पोर्ट आईडी। तो ये अलग अलग जेम फ्रेम के बाद, सर्विस आईडी के बाद अलग अलग उसमें ये मतलब इसके पार्ट्स हैं, जबकि ये एक ही सिंपल इथरनेट फ्रेम में काम करता है। हमारा ईफोन के अंदर अगर हम मॉडल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले हमारा सपोज करते हैं कि फोन लगा हुआ है। फोन के बाद हमने आगे अपना वारंटी लगाया, अपने लाइन ली है। उसके बाद अगर हम अपना डिवाइस लगा रहे हैं तो फोन में हम ईथरनेट फ्रेम के थ्रू मैक रीड करेगा वो हमारा डिवाइस का मैक रीड होगा तो वहाँ तक की कनेक्टिविटी बनाएगा। फिर उसके बाद वो आगे IP लोड करेगा। फिर हमारे जो मतलब पैकेट्स ट्रांसमिट और रिसीव होना स्टार्ट करेगा, नेटवर्क फ्लो हो जाएगा, नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा। जीपोन में क्या है कि जीपोन में पहले हमारे फोन से रहेगा और वो लेयर्स पे काम कर रहा है। जैसे कि पहले वो फ्रेम पे जा रहा है, अकाउंट बना रहा है, जेम पोर्ट पे काम आगे जा रहा है, अलग अलग फ्रेम्स के ऊपर जाएगा, फिर वो IP लेगा, फिर आगे अपने नेटवर्क में होस्ट करेगा, नेटवर्क एस्टेब्लिश हो जाएगा, नेटवर्क फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। हम मेनली अभी जो है FTTP यूज करते हैं, कहीं पे भी फाइबर टू द प्रेमिसेस, फाइबर टू द बिल्डिंग यूज करते हैं, या FTTH फाइबर टू द होम यूज करते हैं। इनमें डिफरेंसेस क्या है? आपने हाँ जी डिफरेंट क्या है तीनों ऑल्टियो में? ये सर नाम के अलावा क्या टेक्नोलॉजी है। FTTP का मतलब है फाइबर टू द प्रेमिसेस, मतलब किसी एंड तक आपने कोई पोल है, उस पोल पे अपना एक ONU लगा दिया। अब आप उस ONU के आगे एक नॉन मैनेजेबल स्विच लगा रहे हो और उसके आगे ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्शन दे रहे हो, ठीक है। इसको हम फाइबर टू द प्रेमिसेस बोल देते हैं। नहीं, जैसे वोल्टी लगा दी है उसके आगे प्रोमाइसेस में क्या चलाएंगे? वहाँ तो आप ONU लगाओगे ना, OLT के आगे तो ON के आगे तो ONU लगेगा, ONT डिवाइस लगेगा। ये एक्चुअली किस बेस पे मैं बोल रहा हूँ, जो ONU के आगे कहीं आपने देखा होगा कि घर पे ONU कनेक्शन ना लगा के किसी पोल पे, खंबे पे या कहीं भी लोकेशन पे एक जगह लगा देते हैं, और सपोज करो हमारे 2 से 3 यूजर हैं, तो एक ONU से ही हम लोग क्या करेंगे कि एक ONU से आगे नॉन मैनेजेबल स्विच लगाएंगे। उसके सपोज करो आप 1G वाला ONU यूज कर,
उसमें एक आउटपुट पोर्ट, एक लैन पोर्ट। तो अब एक लैन पोर्ट से आप 2-3 यूजर को नहीं हो पाओगे ना, आप उसके आगे नॉन मैनेजेबल स्विच लगाओगे। उस नॉन मैनेजेबल स्विच के बाद आप अलग अलग यूजर्स कनेक्ट कर लोगे, 2 यूजर कर लोगे, 4 यूजर कर लोगे, 5 यूजर कर लोगे, ठीक है। तो ये फाइबर टू का प्रेमिसेस होता है। दो मीडियम मतलब रिंग जो सिस्टम होता है ना, हाँ, रिंग कनेक्टिविटी है सर इसमें। आप जैसे क्या प्रोविजन, जैसे कि एक वर्किंग में रहे, एक स्टैंड बाई में रहे, हाँ वो कर सकते हो, जैसे वो कर सकते हो। इसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है, अच्छा इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एसटीपी उसमें इनेबल करना होता है, आरएसटीपी एनएसटीपी के थ्रू हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर आपको पोर्ट बेस पे काम करना होता है तो उसमें हम आरएसटीपी पे काम करते हैं। तो अगर आपको वीलैन बेस पे ट्रैफिक, एक्चुअली क्या है, जैसा आप बता रहे हो, ये क्या हुआ कि आपने एक ही कनेक्टिविटी को 2 जगह से ले लिया। आप क्या चाह रहे हो कि मेरा एक चलता रहे और दूसरा तब तक रुका रहे, मतलब एक फॉरवर्डिंग में रहे, दूसरा डिस्कार्डिंग में रहे, यही है ना क्वेरी आपका। तो उसमें क्या है कि हम आरएसटीपी यूज करेंगे। तो उसमें उस केस में क्या होगा, आपका एक मीडिया एक्टिव रहेगा, दूसरा पोर्ट आपका, दूसरा मीडिया आपका डिस्कार्डिंग मोड में रहेगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा, अप रहेगा। जैसे ही उन दोनों में से कोई भी एक डाउन जाएगा या एक्टिव वाला डाउन जाएगा तो वो स्टैंड बाय वाला ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। यही रिंग कनेक्टिविटी। तो उसके लिए हम आपको कॉन्फ़िगरेशन कराना जी, आप हमारे टोल फ्री पे या हमारे सपोर्ट में करने के बाद तो जब आपको कराना तो आप नहीं, हमने करके देखा ना 2 जगह से नीचे, लेकिन एक फेल होते ही हमें फिर वो दूसरे पे ही पीछे से एक्चुअली एसटीपी कब काम करता है, एसटीपी की कॉन्फ़िगरेशन ओएलटी एंड पे होने के साथ साथ पीछे स्विच एंड पे, आईएसपी एंड पे जो सर्वर स्विच आप यूज कर रहे हो वहाँ पे भी एसटीपी इनेबल होना चाहिए। ये सिर्फ आप ओएलटी से स्विच नहीं, आप अपने साथ अपने नेटवर्क में 5 ओएलटी 4 ओएलटी लगा रहे हो, एक ओएलटी से दूसरा ओएलटी, दूसरा ओएलटी से तीसरा ओएलटी, तीसरे से चौथा, चौथे से 5वां, आपने एक पूरा रिंग बना दिया है। ये रिंग कनेक्टिविटी। हाँ, तो आप चाह रहे हो कि बीच में से कोई भी एक अगर कनेक्टिविटी डाउन जा रही है तो दोनों तरफ से, सपोज करो 2 से 3 वाली रिंग कनेक्टिविटी ब्रेक हुई है तो 1 से 2 चलता रहे और इधर से 5 से 4 से 3 चलता रहे। ये रिंग कनेक्टिविटी ये होती है कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास। आप कभी भी ये एसटीपी की कॉन्फ़िगरेशन है हो जाएगा। ओएलटी से ओएलटी भी दे सकते हैं, ओएलटी से ओएलटी की रिंग बना सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, ओएलटी से तो ओएलटी उसमें बीएसएनएल के स्विच की तो जरूरत नहीं है उसमें ना? नहीं होगा, उसमें जरूरत वो नहीं है तो ना? पीछे की देखो कनेक्टिविटी, मैंने बोला ना दोनों एंड से होती है। सपोज करो मैं यहाँ से अपनी सपोज करिए कि एक ये एंड हो गया बीएसएनएल का स्विच या सी पैन, बी एंड हमारा हो गया, एक ओएलटी हो गया, हाँ। और सी एक और लगा हुआ है ओएलटी। हम्म, हम बी और सी का, एक तो हमारा डायरेक्ट मीडिया जा ही रहा सी पे हम्म, जो बीएसएनएल के स्विच से जा रहा है, हम्म। लेकिन बी और सी को हम ओएलटी टू ओएलटी यदि हम एक और प्रोटेक्शन देना चाहें तो हो जाएगा, वो पॉसिबल है। वो हो जाएगा। आपने ए को एक बीएसएनएल की कनेक्टिविटी दी हुई है, सी को एक दूसरी बीएसएनएल की कनेक्टिविटी दी हुई है, और आप बी को चाह रहे हो कि वो सी से भी कनेक्ट हो जाए हाँ। और ए से भी कनेक्ट हो जाए। हाँ। वो केस में हो जाएगा सर। उस केस में क्या होगा कि जो बी वाली होगी ना ओएलटी, उस बी वाली ओएलटी पे ए और सी के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ये आपके एंड पे हो गया, इसमें एंड पे कराना होगा। नहीं, ये हमारे एंड से, अच्छा, आपके एंड से ये हमारे एंड से होगा। बट सर हमारे सारे वीलन आईडी में चलते हैं, आपके सारे डीलर वीलन आईडी में चलते हैं, Outer VLAN अलग होता है वीलन में हमारा। चलते हैं हमारे। वो मैंने बताया ना, देखो एसटीपी ना 2 तरीके से काम ये हाँ बैठे थे, बोलो ना आप करा एक कराते हैं। एसटीपी ना 2 तरीके से काम करता है। एक आरएसटीपी होगा, पोर्ट बेस पे काम करेगा, दूसरा एमएसटीपी होता है, वो वीलैन बेस पे काम करेगा। कई बार कस्टमर को वीलैन के थ्रू ट्रैफिक अपना वो करना होता है, तो उसको हम एमएसटीपी के थ्रू कर सकते हैं। दोनों की अलग अलग उसमें ऑप्शंस होते हैं, दोनों के अलग अलग तरीके की लेकिन सर हमारे तीनों आउटर वीलन आईडी तीनों अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। दोबारा से बताइए। वीलन आईडी आउटर वीलन आईडी है वो सेम नहीं होता, तीनों अलग अलग है। ए बी सी की तीनों की अलग अलग होता है, जैसे एक का ए हो गया, 2 बी 2 ऐसे होता है, तीनों का अलग अलग होता है। एमएसटीपी पे मैं किस तरीके की आपको कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। सपोज करो आपने एक राउटर स्विच लिया हुआ, हाइपोथेटिकली कोई भी लिया हुआ, हमारे लिए कोई भी लिया हुआ, उसके आगे आपने अपना 5 अलग अलग ओएलटियां कनेक्ट करी हुई है या स्विच करे हुए हैं। उस स्विच पे आपने 3 वीलन दी हुई है,
आपने 100 दे दिया, 200 दे दिया, 300 दे दिया, ठीक है। तो आपने क्या किया हुआ है, एक क्वालिटी को 100 पे दिया हुआ है, दूसरी को 200 पे दिया हुआ है, तीसरी को 3 पे दिया हुआ है, फिर चौथी को 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये MSTP पे क्या करेगा होगा कि जब उस क्वालिटी पे आप VLAN के थ्रू चेंज करना चाहोगे, पोर्ट के थ्रू नहीं, सपोज करो अभी वो 100 पे चल रहा है और आप उसको 100 से शिफ्ट करके 200 पे आपको 200 का ट्रैफिक देना है, तब वो MSTP कोड भी यूज होगा। अगर आपका 10 किलोमीटर कस्टमर है तो वो 4 से 5 dB का लोड चला रहेगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि मैंने यहाँ से पावर जो था वो प्लस का 4 दिया, 10 किलोमीटर के बाद जाके वो प्लस का 4 क्यों नहीं मिल रहा, उसका खुद का लोड 10 किलोमीटर का तो नेटवर्क ही नहीं किसी का, नहीं, फोन का नेटवर्क नहीं है, ज्यादा ज्यादा 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर। नहीं सर ऐसा नहीं है, हमारे पास 6 किलोमीटर का है मेरा। ऐसे client भी जिनके हाँ मतलब 10 तो नहीं पहुंचेगा ना, 6 किलोमीटर का है। 19 नहीं यहाँ पे नहीं सर है, 19 किलोमीटर बाहर तो ऑल ओवर इंडिया में चलने तो और जगह पे एक्चुअली जो अर्बन एरिया है ना, शहरों के जो एरिया है वहाँ पे कनेक्टिविटी यूजेस चार्ज पैसे लिए उन्होंने बाहर कस्टमर डेज यहाँ जाते से हैं, कह रहे हो लेकिन गांव में डिस्टेंस पे देना पड़ता है, या तो आप हर जगह अलग अलग क्वालिटी लगाओ, या तो फिर आपको फाइबर के थ्रू कनेक्टिविटी देना पड़ता है। स्प्लिटर को कहाँ यूज करना चाहिए, भाई हर जगह में कपलर नहीं यूज कर सकता और हर जगह में स्प्लिटर नहीं यूज कर सकता। बेसिक एक ये अगर चीज हम समझ जाते हैं तो हमारा नेटवर्क अच्छा हो सकता है। जहाँ पे कपलर की जरूरत होगी वहाँ हमें कपलर यूज करना चाहिए, जहाँ पे हमें स्प्लिटर की जरूरत होगी वहाँ स्प्लिटर यूज करना चाहिए। सपोज करो आपको एक कनेक्शन अपने ऑफिस में देना है और आपको आगे मीडिया लेकर जाना है, तो अगर आप वहाँ पे 1:2 लगा दे रहे हो तो वो तो आधा लॉस कर दे रहा, तो उसमें तो आगे जो नेटवर्क गया उसको लॉस होगा ना। तो वहाँ उस केस में हम 298, 199 या 5095 ये कपलर यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा जो 199 होगा इसका मतलब है 1 एक तरफ और 99% एक तरफ। तो ये कितना पावर मिलेगा? ये जो 21.5 का जो लॉस है वो 1 की तरफ चला जाएगा। मतलब कस्टमर को आपने सपोज करो आपके जीपोन की वोल्टी है वो 7 dB का आउटपुट दे रही है और आपने वहाँ पे कपलर लगाया और 199 लगाया, तो जो आप 1 वाला होगा उसे अपने ऑफिस में जो भी ONU या ONT कनेक्ट करना है वो आप 1 पे कनेक्ट करोगे, तो उस पे 21.5 का लॉस जाएगा, यानी 7 - 25 वो अराउंड 16 के आसपास 15 के आसपास चला जाएगा। तो वो हमारा जो ONU है ना, हमें उसे फाइबर को करना क्या करना होगा कि स्प्लिटर लगाएंगे, फिर फाइबर को बैंड करेंगे और लॉस बनाना पड़ेगा, लॉस बनाएंगे तब वो काम करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा हमने अपना फाइबर का जो SFP का पावर था उसका मिस यूज कर लिया, तो जबरदस्ती हम तो लॉस कर रहे हैं ना। हम 1:2 का स्प्लिटर लगा रहे हैं, वहाँ जरूरत नहीं है हमें स्प्लिटर लगाने की, वहाँ तो हम कपलर यूज करना चाहिए। 298 है हमारा, वो 19.5 का लॉस करेगा 2 साइड पे और 98 साइड पे 0.3 का करेगा। सपोज करो 60 dB का है और आपने 298 लगाया है तो वो वीडियो 16.7 प्लस में आगे सामने आ रहे यार अंदर जो कि एक तरीके से देख सकते हो नेग्लिजिबल 0.3 का लॉस किया है। लाइट का हुआ है 595 है हमारा जो 15.7 का लॉस कर रहा है 5 साइड और 0.55 कर रहा है 95। ऐसे ही 10 जो 12 dB और 0.8 dB का लॉस कर रहा है, 12 dB का लॉस कर रहा है, 90 की तरफ 0.8 कैसे है जी? फिर हमारा 20 और 80 का है, बड़ी और बताएं। 20 की तरफ 7.7 dB का लॉस कर रहा हाँ है। वो तो मना करेंगे। एक्चुअली हमारा जो OLT है वो हाँ 1490 पे काम करता है, ठीक है। वो 1490 वेवलेंथ पे होता है और जो केबल टीवी काम करता है वो 15 ठीक है। तो अच्छा। हम उसका एक सिनेरियो एक छोटा सा ही बनाया हुआ है कि एक हमने एडफा लेंगे अच्छा जी 90 dB वाला ले लिया हमने, चलो कोई नहीं और क्या। तो हाँ कोई मतलब दूसरा सही बात ले लिया। कोई तो दिक्कत हमने नहीं क्या है। किया है कि ये अब ब्लू वाला पोर्शन देखो, चलो फिर
ये जो ब्लू पोर्शन आ रहा है इसमें, हाँ वही तो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है उसके ना, उसके ना होने से। ये हाँ और क्या, चलो फिर मैं आपकी एससी एक वाले मीटिंग में करवाता हूँ। पोर्ट है, एससी पैच पोर्ट लगाने वाले पोर्ट है। ठीक है, ठीक और ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन वाले भी हैं, ये ब्लू वाले इनपुट है जो OLT से, जैसे मेरी OLT है, इस OLT पे 4 फोन पोर्ट या 8 फोन पोर्ट है, तो इन 8 फोन पोर्टों से मेरी 8 पैच कोड निकलेंगी और वो 8 पैच कोड मेरी 8 ब्लू वाले SC कैरेक्टर में, SC उसमें सर्च करेंगे, वो हो जाएगा। ये जो ग्रीन वाला है ये आउटपुट होगा इसमें, यानी कि जो मेरा एडफा है, इस एडफा में अगर हम मोइट और इंटरनेट के लिए लेंगे तो वो OLT से मेरे को हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है, जो 14 रुपये भी आ रहा है। और जो हम केबल टीवी के लिए लेंगे उसके लिए हमें पहले केबल टीवी ट्रांसमीटर लगाते हैं, +-9 जो कम करता है उसका अलग वो बता देंगे। अगर आप 3 to 5 है, 5 to 7 है, 7 to 9 है, अलग अलग पावर है ना। अगर आप 4 टाइम प्लस ले रहे हो तो 7 to 9 पे जाएगा, मतलब आपको अराउंड 8 का डेफिनेटली आउटपुट मिलेगा। हमारे OLT को कितनी पावर मिलनी चाहिए सिस्टम में? OLT को इनपुट कितनी पावर मिलनी चाहिए, SFP के लिए कितनी पावर मिलनी चाहिए, वो सर अराउंड TX जो पावर होगी वो -2 से -6 -7 तक की रहेगी, उस पर काम करेगा। और जो IS पावर होगा वो -4 -5 से लेके मैक्सिमम -18 -20 वहाँ तक स्टैंडर्ड कंसिडर करेंगे। उसके ऊपर चल जाता है ऐसा नहीं है, आप लोग बोलोगे कि चलेगा नहीं, चल जाएगा, लेकिन जो चीज आएंगे ड्रॉपेज होगा, स्पीड का इशू होगा, ये सारी चीजें हो सकता है। 10G से नहीं, ठीक है, तो उस केस में अगर 10G नहीं है तो उस केस में हम एक सेकेंडरी ऑप्शन, अल्टरनेट ऑप्शन ले सकते हैं कि एक अलग एक्स्ट्रा पोर्ट ले सकते हैं, उसे ग्रुप पोर्ट बोल देंगे। वो हमारी अल्टीमेट कॉन्फ़िगरेशन है, हम LACP की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और ग्रुप पोर्ट बन जाएगा। सपोज करो फिर आपको OLT से स्विच से 2 पोर्ट मिलेंगे आउटपुट के लिए और इनपुट पे 2 पोर्ट होंगे OLT पे इनपुट के लिए, तो उससे आपका जो इनपुट बैंडविड्थ होगा वो बढ़ जाएगा, तो उससे चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि जो स्पीड का ये मेन प्रॉब्लम है, ये बैंडविड्थ चौक की वजह से होता है। अच्छे बताइए, 1G पोर्ट है, एक मिनट अरे निकल जाएगा फिर। अरे वही बात थी 1G पोर्ट है, ठीक है, जो BSNL का है और उस पे 4 सर्विसेज चल रही है, तो हमें 1G कैसे मिलेगा? 1G पोर्ट है और उस पे 4, हाँ ये भी एक क्वेरी है आपका, ये सही है। जब अगर आपके पास सपोज करो आपने एक 1G का लिंक लिया, एक OLT, कई बार क्या होता है हमारे पास कॉल आती है कि सर मुझे ना OLT कास्केड कराना है, एक OLT से दूसरी OLT को कनेक्ट कराना, कास्केडिंग करते हैं, तो कास्केडिंग करानी है। तो सपोज करो पहली OLT आपकी 1 पोर्ट की लेनी, जिस पे आपके 500 क्लाइंट ऑलरेडी चल रहे हैं, बैंडविड्थ आपका 1G का है, लिंक आपको 1G का मिला, उसी OLT से आपने एक सेकेंडरी OLT को जोड़ा, जिस पे आपके 200-250 कनेक्शन। हमारे लिए यही आएगा। कई कस्टमर तो ऐसे उस OLT से फिर तीसरी OLT, ठीक है, लिंक तो क्योंकि एक केबल ऑपरेटर को, एक प्रोवाइडर को IP तो एक ही मिलेगा ना, एक आउटर विलन तो एक मिलेगा ना। उस केस में क्या होगा कि उसकी बैंडविड्थ वही रहेगी 1G की, उसके क्लाइंट बढ़ जाएंगे, मतलब पानी की टंकी छत पे 1000 लीटर की लगी हुई है, बट यूज करने वाले बंदे बढ़ गए, तो वो तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो उस केस में क्या करना हाँ जी चाहिए? बंटी बाबू, उस केस के लिए मैंने बताया कि अगर नहीं है तो एक हम एक्स्ट्रा लिंक ले सकते हैं, ग्रुप पोर्ट बोलेंगे, तो उसके थ्रू हमारे उससे नहीं हुई, वो कह रहे हैं BSNL का एक सिस्टम 1G का है, एक बजे भी कह रहे हैं, एक पोर्ट की जगह आपको दूसरा दो लेने, 2 1G का पोर्ट लेंगे, वही मैंने कोई बात नहीं, मैंने कह रहे बताएंगे भाई, ये ऐसे कह रहे हैं, तो आउटपुट भी आप 1G ले रहे हैं। बात करी थी, अभी कह रहे हैं 1-2 दिन में बता देंगे, ऐसा कह रहे हैं। इनपुट आपके पास अगर मैंने बोला 2 इनपुट आप लो, एक इनपुट से आपको 1G का बैंडविड्थ मिलेगा, दूसरे इनपुट से 1G का छोड़ देंगे हम, BSNL चलो मैं अभी बैठा अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। BSNL का जो सीपेन है वही 1G पोर्ट का है, तो सीपेन तो नहीं बदल सकते, लेकिन वो सबको भी तो आगे 1G में यूज दे देगा है। इसका पोर्ट लेना पड़ेगा। ये तो मैं तो आपको बता दिया ना बेसिक चीज,
ये तो आपको करना पड़ेगा ना, ये पता होना चाहिए बेसिकली आपको कि आपको क्या करना है। ऐसा मैंने किया था, मेरे साथ ये समस्या आई, मैंने 1G के 2 पोर्ट लिया आपके लीनियर है एलएसीबी है। आपके लीनियर है एलएसीबी अच्छा, आपके लीनियर बोलते हैं एलएसीबी नहीं थे आप लिंक एग्रीमेंट हाँ लिंक एग्रीमेंट 1+1 के लिए हाँ जी। तो सर उसमें क्या इशू आता है ना, हमने बनाया था जैसे किसी का ना, तो उसमें जैसे एक फाइबर ठीक है हमने ट्रांस करी और दूसरे एंड पे रिसीव मिल गई पावर, तो उसे पता ही नहीं लगता है सिस्टम को कि वो सही वाला, मान लीजिए ब्रेक हो गया, एक फाइबर ब्रेक है उसमें, तो उसे पता ही नहीं लगता, वो दोनों साइड टैग कर रहता है। ऐसा कोई जैसा आप बता रहे हैं ऐसा इशू नहीं है। बाकी हमारे पास तो रोज 10 से 20 कम से कम ऐसी ऋषिकेश का हमने एलएसीबी की होती है। जैसे हमने ऋषिकेश के लिए बनाया था पहले ना, तो उसके लिए हमने 1+1 बनाया पहले, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए एक फाइबर अगर उसका ब्रेक होता था ना, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि वो तो सिस्टम उसमें भी कोई चीज है, देखो अगर आपने एलएसीबी का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो एलएसीबी बीएसएनएल के स्विच पे भी होना चाहिए। हाँ हाँ, बिना उसके तो वर्क नहीं करेगा। नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ वर्क तो बहुत स्मूथ करता है, हाँ। कोई इशू नहीं है, लेकिन जब उसका फाइबर एक ब्रेक हो जाता है ना, तब वो क्या करता है उसमें पता नहीं लगता, मान लीजिए अभी हो गया ब्रेक, तो उसमें आपको दोनों साइड से पावर दिखेगी। अगर वो एक फाइबर ब्रेक हो जाएगा ना तो हाँ। सारा का सारा ट्रैफिक उसी से चलने लगेगा। फर्स्ट पे नहीं आ रहा ना, वो डिवाइड तो आपका ट्रैफिक ज्यादा होगा, वो 800 MB के ऊपर का ट्रैफिक होगा। हाँ ऐसा होता है। आप एक 1G का मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रैफिक 1G जाएगा। 1G उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो 800 MB तक 800 MB 850 MB पे, उसके ऊपर अगर 800 MB के ऊपर जाएगा तो नेटवर्क चोक हो जाएगा, डाटा फ्लो होना बंद हो जाएगा, जिसको कहते हैं कि नेटवर्क चोक हो गया, स्पीड ना मिलना, किसी का ये प्रॉब्लम आना, ये दिक्कत आना, तो नेटवर्क चोक हो जाएगा। आपको 1G के लिंक पे मैक्सिमम 800 MB के ऊपर फिर हमें क्या करना पड़ता है ना, मैनुअली को ब्रेक करना पड़ता है, और ब्रेक करके दोबारा लगाते हैं तो उसे पता लग जाता है कि पूरा ब्रेक हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि लॉजिक पूरा हटाना नहीं पड़ते मैच को, सब जाके जाता है उससे। देखो अब एक 10 फीट की गली से मैं एक ट्रक के साथ गाड़ी नहीं निकालता, पहले ट्रक निकालूंगा या तो गाड़ी निकालूंगा, एक चीज निकाल पाऊंगा। अच्छा, हमें बैंडविड्थ कितना वोल्टी पे मिल रहा है वो कैसे चेक कर पाएंगे? ये चेक करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब हाँ एक चीज और है, जरूरी नहीं है मैंने 10G का लिंक ले लिया मेरे को बैंडविड्थ उस पर 10G का ही आ रहा है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। मैंने 40G का लिंक ले लिया, 100G की भी एसएफपी है हमारे पास, हम 100G की भी 2 SFP और 2 SFP प्लस है। कॉपी कितना चल रहा है और क्या है, कैसे चेक करें? तो कितना सर वो तो आप अपना आपके पास इनपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या या तो कंजम्पशन हो रहा है? हाँ, या तो आपके पास कोई ऐसा ये टूल होते हैं जो होता है कैटाई होता है, उस पर पर्टिकुलर ऐसे नहीं पता चलेगा वोल्टी पे कि कितना ट्रैफिक आ रहा है। ये या तो आप बीएसएनएल की तरफ से स्विच पे देख सकते हो, या अगर आपके पास ट्रैफिक कैलकुलेटर के ट्रैफिक चेक करने के लिए टूल होते हैं, मार्केट में है, नेपटून है, कैटाई है, कई सारे हैं, उनके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपका अभी कितना करंट ट्रैफिक चल रहा है। आप कैसे चेक कर पाएंगे उनके नेटवर्क चोक हो रहा है? नेटवर्क चोक हो रहा है कैसे पता चल पाएगा, कैसे पता कर पाओगे? वो तब पता चल पाएगा कि कितना नेटवर्क कितना ट्रैफिक अभी फ्लो कर रहा है। उसके लिए आपको वो टूल होना चाहिए, या बीएसएनएल से आपको पता चले कि आपके पोर्ट पे इतना ट्रैफिक जा रहा है। ओएलटी पे सर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उससे ट्रैफिक दिखाता तो है अपनी वो सारे पैकेट्स दिखाता है। हाँ, उससे हम एग्जैक्टली जज नहीं कर सकते ना, उससे हम जज नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि कितना ट्रैफिक है। ठीक है, कोई भी वर्क कर लेता है, पर इंटरनेट वो थोड़ा बहुत भी लॉस जो होता है वो मैटर करता है। इसी वजह से हम उस केस में कोड टू कोड मशीन को रिकमेंड करते हैं। अब यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा कि कोड टू कोड एंड क्लाइंट टू क्लाइंट में डेफिनेशन दिखा रखी है, क्या रिफ्लेक्शन इंडेक्स होता है और पूरा जो स्ट्रक्चर होता है फाइबर का वो कैसे रहता है और मशीन क्या काम करती हैं। अगर डिफरेंस हम देखें कोड टू कोड और क्लाइंट टू क्लाइंट में, बेसिकली कोड टू कोड जो है वो जो बिल्कुल मिडल पार्ट होता है फाइबर का उस पर फोकस करती है और कोड पर कॉन्सेंट्रेट करके उस पर स्लाइस करती है। जो थ्रेड मशीन होती है वो जो आउटर पार्ट होता है कोर के जस्ट आउटर कोटिंग होती है, उस पर फोकस करके उसको लाइन करके उसको ज्वाइन करती है।
मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा दे रहा हूँ दो मशीन में जो फीचर्स हमारे की पॉइंट्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे आ रहे हैं। स्पाइस टाइम है मशीन का 7 सेकंड और हीटिंग टाइम 15 सेकंड है। इलेक्ट्रोड लाइट इसकी हमने इनहेंस करवाई है। आगे अब इलेक्ट्रोड इसके जो नॉर्मली मशीन्स होती हैं वो 3000 तक इलेक्ट्रोड उनके यूज हो पाते हैं, उसके बाद वो रिप्लेस करने पड़ते हैं। लेकिन इस मशीन में आपको 5000 तक आर्क का सपोर्ट मिलेगा विद वन इलेक्ट्रोड एंड एक इलेक्ट्रोड आपको स्पेयर में आपको मशीन का क्रॉस में रहता है। बैटरीलेस मशीन की है 280 प्लस प्राइस अराउंड अगर हिसाब लगाए तो 300 प्राइस मशीन कर लेती है विद हीटिंग प्लस हीटिंग और इसके साथ आपको एक बैटरी बैकअप जो बैटरी बैकअप मिलता है वो 6800 mAh का मिलता है, जिससे आप 300 प्राइसेस कर सकते हो विदाउट फुल चार्ज। इसमें क्लीवर ब्लेड लाइट भी आपको शो कर रखी है, जो इसके साथ आपको क्लीवर जो इसका मिलेगा एक्सेसरीज में उसकी लाइट भी आपको दिखा रखी है कि जो पर पॉइंट होते हैं क्लीवर के तो 1000 कटिंग कर सकते हैं एंड उसमें 12 पॉइंट्स आपको रहेंगे सर्कल में मेंशन रहेंगे कि आप उसको रोटेट करके फिर फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले आपको 5 इंच का मिलेगा इसमें एलसीडी। इसमें अभी टच इंटीग्रेटेड नहीं है, फ्यूचर में हम वो भी करवा रहे हैं और फ्लैट मॉडल है उसमें टच है आपको उसका थोड़ी और आपको एक एलसीडी मिलेगा 5 इंच का और डेटा स्टोरेज रहेगा इसमें 10000 फ्लैश रिकॉर्ड्स आप स्टोर कर सकते हो। उसके बाद तो इसके अलावा ऑटोमेटिकली रीसेट होता है और 0 से स्टार्ट होता है। उससे पहले आप अगर चाहो तो उसका बैकअप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में ले सकते हैं। और कुछ इमेजेस का भी ऑप्शन होता है, जैसे स्प्लाइसर जब फील्ड पे कोई भी स्प्लाइस करने जाता है तो बेसिकली क्या होता है जो भी एरर्स आते हैं अगर स्प्लाइसर आगे एस्केलेट नहीं कर पा रहा है कि क्या इशू आ रहा है हमारी मशीन में, मैं क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रहा है या प्रॉब्लम आती है तो मशीन उस एरर का ऑटोमेटिकली पिक्चर कैप्चर करके स्टोर कर लेती है। देन उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि मशीन में प्रॉब्लम चेंज पर क्या आएगी, इसके वजह से ये स्प्लाइस में इशू आए या लॉसेज आए, उसके बाद आप टेक्निकल सपोर्ट के लिए कहीं भी बर्बाद कर सकते हो। ये हमारा दूसरा मॉडल है साइरो 6SL जो ब्लैक टू व्हाइट मॉडल है। इसका स्प्लाइसिंग टाइम सेम है, मोड जो है वो 7 सेकंड फ्लैश टाइम है और 15 सेकंड भी है और रीडिंग टाइम है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। दोनों मशीन में रहेगा तो जैसे मान लो सपोज अगर मशीन किसी ठंडी जगह में यूज हो रही है इन्वायरमेंट में तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का ऑप्शन भी होता है एंड टाइम इंक्रीज करने का ऑप्शन भी होता है। ये अप टू 2 पीरियड तक जा सकता है, तो 15 सेकंड्स आपको शो हो रहा है कि हीटर 2 मिनट तक भी हीट कर सकता है स्लीप को अगर इन्वायरमेंट बहुत ठंडा है तो। अगर हीटर स्लीप हीट नहीं हो पा रहा प्रॉपर उसमें आप चेंज करके टाइम एंड टेम्परेचर में इसको काम में ले सकते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रोड है आपको 5000 की मिलती है और इलेक्ट्रोड लाइट में सेम ही है उस मशीन से फोटो के जो बैटरी बैकअप है इसका वो 200 प्लस प्राइस का है। इसके अंदर आपको साथ में मिलेगा इसमें एक मेन यूनिट रहेगा, फाइबर क्लीवर, इलेक्ट्रोड स्पेयर में लगाया था आपको इसमें इलेक्ट्रोड रहेंगे इसमें, फाइबर क्लीवर, पावर एडिटर रहेगा, पावर कॉर्ड, बैटरी, ट्विजर, कूलिंग ट्रे, एयर ब्लोअर डस्ट रिमूव करने के लिए और यूजर मैनुअल रहेगा मशीन में। ये आपको एक बॉक्स कंटेंट है जो मैं दिखा रहा हूं। वहीं से ले अंदर चला दिया अपने मैडम लेट आई स्टेट हो चुका है वो आगे प्रॉब्लम करेगा। तो एक मशीन के ले चलो अकॉर्डिंग तो 0.03 तक मशीन अगर दिखा रही है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो उससे ज़्यादा होगा तो फिर वो स्पॉट ऐसा हो जाएगा वो आगे चल के और भी लॉस बन जाएगा। इसीलिए कभी तो हम करते हैं मशीन को दोबारा रिपीट कर देते हैं तो दोबारा मशीन को तो वो रिपीट करने से ठीक हो जाता है या फिर हम उसे तोड़ कर दोबारा करना चाहिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर जैसे एआरसी का कब करना चाहिए सर आर्क एडजस्टमेंट जो होता है आर्क करेक्शन आर्क कैलिब्रेशन कब होता है, 2 केसेस में होता है। फर्स्ट केस होता है जैसे आपकी एक मशीन है XYZ आप इस साइड यूज कर रहे हो, वहाँ का जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वो थोड़ा गर्म है, फिर आप उसी मशीन को किसी और साइड यूज करवा रहे हो, आप किसी ठंडे एरिया में चले गए हो जहाँ पे एनवायरमेंट ठंडा है थोड़ा सा और उसका फर्स्ट क्लाइमेट है वो थोड़ा सा कोल्ड है, तो उस केस में आपको करना पड़ेगा आर्क कैलिब्रेशन। और सेकंड चीज क्या होती है अगर आप उसी साइड दिन और शाम में भी फर्क आ जाता है क्या? नहीं सर ऐसा नहीं सेम लोकेशन पे नहीं आता है। अगर एक चीज रहती है आप फाइलों को चेंज करवा रहे हो तो भी होता है। अगर आप सिंगल बोर्ड का यूज कर रहे हो अगर उसके बाद आप पैच बोर्ड या कपलर ज्वाइन करके यूज कर रहे हो तो
रिकमेंड करते हैं कि आप उसके ऊपर आर कैलकुलेशन कर लो। आपको कई बार करना है बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल। अगर 5 मिनट देकर आर कैलकुलेशन हो जाए तो उसके बाद वो ज्वाइन करने में प्रॉब्लम नहीं देती है। हाँ और जो लॉसेज होंगे वो प्रॉपर आप आर मैंने व्हाट्सएप कर दीजिए बिल पेड ऑनलाइन। तो आर का बटन होता है प्रेस करते हो अब ग्रुप में हो TF वाले ग्रुप में हो उसमें डाल ऐसे दो। लिखा होता है ना यार ज्वाइंटिंग वाला बटन है जब हम दोबारा इसमें डाल दो ग्रुप में। सपोज करो कि 0 आया दोस्तों कभी वो 06 में आ गया तो 0.01 आ गया वही बोल रहा हूँ स्लाइड फाइबर नहीं रहता है उससे रियाज होता है आर कैरेट हो जाती है दोबारा आर के लगता है। जैसे मान लो आपके पास फाइबर नहीं है आप ज्वाइन कर रहे हो आपके पास फाइबर कम बचा है या कम बच रहा है तो आप रियाज करके वहाँ पे जो लॉस है उसको रिड्यूस कर सकते हो। और आपके पास ऑप्शन है फाइबर अपने है स्लाइस करना है तो आप रीस्लाइस करो वो बेटर है। बिल जमा नहीं किया क्या होगा आगे तो चलो चल जाएगा आपके पावर आगे प्रॉपर आ जाएगी पर फाइबर में क्या होगा कि टाइम वो अपने आप इंक्रीज होगा 10 प्राइस पे फाइबर वो लॉस इंक्रीज होता रहेगा।